मूवी के शुरुआत में हम एक जॉब फेयर को देखते हैं जो कि एक छोटा सा इवेंट होता है। दूसरा हम यहाँ पर हमारी फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम होता है रैंडन। और रैंडन यहाँ पर वॉशरूम में बैठकर अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही होती है एंड उसके रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आ जाते हैं, जो देखते वो बेचारी शॉक हो जाती है। दूसरा हम उसकी फ्रेंड मिनी को देखते हैं जो वॉशरूम में बाहर खड़ी होकर उसे बुला रही थी। जैसे ही रैंडन बाहर आती है वो उसे बताने लगती है कि तुम्हें पता है आज के इवेंट में अलेक्जेंडर ग्रुप के प्रेसिडेंट आने वाले हैं और हो सकता है कि हम में से कोई स्पेशल 4 लोग होंगे जिन्हें उन्हें कंपनी में जॉब करने का मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पर रैंडन का ध्यान उसके फ्रेंड पर तो बिल्कुल नहीं होता क्योंकि वो बेचारी अपने उस बच्चे के बारे में सोच रही होती है कि आखिर इस बच्चे का होने वाला डैड कौन हो सकता है। फिर हमें यहाँ पर पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रैंडन एक रूम में थी और उसके साथ कोई तो लड़का था, लेकिन उसे उस लड़की का शक्ल जरा सा भी नहीं याद आता एंड उन दोनों के बीच में किसिंग सीन शुरू हो जाता है जहाँ पर वो लोग मिलकर पूरी एक नाइट साथ में स्पेंड करते हैं। दोस्तों यहाँ पर रैंडन और बाकी के सभी लोग एक ऑडिटोरियम में बैठे होते हैं जहाँ पर अनाउंसर प्रेसिडेंट के आने की अनाउंसमेंट कर देता है। यहाँ पर कई सारे सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं उस प्रेसिडेंट की प्रोटेक्शन के लिए। साथ साथ में यहाँ पर सभी लड़कियां चिरअप करने लगती है क्योंकि वो लोग तो उस प्रेसिडेंट को देखने के लिए मरी ही जा रही थी, लेकिन बेचारी रैंडन अपने ख्यालों में ही होती है। फिर यहाँ पर वो मिनी से पूछती है कि आखिर ये प्रेसिडेंट है या फिर कोई एक्टर जो सभी लोग उसके लिए इतना चियरअप कर रहे हैं। मिनी उसे बताने लगती है कि तुम अलेक्जेंडर ग्रुप के प्रेसिडेंट को नहीं जानती, वो बहुत ज़्यादा हैंडसम और रिच है। अगर तुम टॉप मॉडल्स और टॉप एक्टर्स को भी देख लो तो टॉप 1 पे वही आता है। फिर यहाँ पर उसकी एंट्री हो जाती है जहाँ पर सभी लड़कियाँ आपस में बात कर रही होती है कि काश वो मुझसे हाथ मिला ले, मैंने सुना है कि उसे लड़कियों से एलर्जी है। दूसरा यहाँ पर वो उन स्टेज से उतर जाता है और स्टेज पर चला जाता है जहाँ पर वो अपनी स्पीच शुरू ही करने वाला था, लेकिन वो यहाँ पर रैंडन को देख लेता है। साथ साथ रैंडन भी उस अलेक्जेंडर ग्रुप के प्रेसिडेंट यानी कि लियो को देख लेती है। फिर यहाँ पर हमें पास का सीन बताया जाता है जहाँ पर रैंडन अपने क्लब में थी और उसे कैसे भी करके ज़्यादा से ज़्यादा जो दारू बियर्स चीज़ें हैं वो सेल करने थे ताकि वो अपने ट्यूशन का फीस निकाल सके क्योंकि उसके घर वाले नहीं होते हैं जो उसे स्पॉन्सर करते हैं। फिर यहाँ पर वो चली जाती है ग्रुप वाले लड़कों के पास में जहाँ पर वो उन्हें शॉट्स के लिए पूछती है, लेकिन यहाँ पर वो लड़के उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं और कहते हैं कि ठीक है हमें सारे शॉट्स खरीदने के लिए रेडी है लेकिन तुम्हें हमारे साथ बैठकर ड्रिंक करना होगा। रैंडन उन्हें मना भी करती है लेकिन वो लोग जबरदस्ती उसे बैठा देते हैं। दूसरा हम यहाँ पर एक लड़के को देखते हैं जो कि उसकी ड्रिंक में कुछ तो मिला देता है। फिर बाद में वो लोग उसे पीने के लिए बोलते हैं। रैंडन कहती है कि मैं ड्रिंक नहीं करती, लेकिन यहाँ पर वो सभी लोग उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं एंड उसे वो ड्रिंक पिला देते हैं। दूसरा हम यहाँ पर लियो को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड के साथ होता है। उसका फ्रेंड उसे कह रहा था कि तुम आज देखना आज तुम्हारी जो वुमन को लेके एलर्जी है वो मैं कैसे दूर करता हूँ। और यहाँ पर वो कई सारी लड़कियों को बुलाता है जहाँ पर वो उन लड़कियों में से किसी एक लड़कियों को चूज करने को बोलता है। साथ साथ ये भी कहता है कि एक नहीं तो 2 तो तुम चूज कर ही सकते हो। एंड यहाँ पर उसका फैन एक लड़की का ग्लव्स देता है। फिर बाद में वो लियो को ड्रिंक सर्व करने के लिए कहता है। यहाँ पर वो लड़की ग्लव्स पहनकर लियो को ड्रिंक सर्व करती है, लेकिन लियो उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है और साथ साथ वो भी उस क्लब से निकल जाता है। दूसरा यहाँ पर वो जो स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है वो रैंडन के साथ कुछ ज्यादा ही मस्ती कर रहे होते हैं जहाँ पर वो उस बेचारी को बहुत तंग कर रहे थे। रैंडन यहाँ पर उसे छुटकारा पाकर भाग जाती है, लेकिन वो भी उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं जहाँ पर वो उसे पकड़ ही लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हें हमारे साथ हमारे रूम पर चलना होगा, तुम्हें भी तो पता चला कि हमारे पास कितनी एनर्जी है। यहाँ पर रैंडन लियो को देख लेती है जहाँ पर वो भागते हुए चली जाती है उसके पास में और वो उसे हेल्प करने लगती है। वो स्टूडेंट बोलने लगता है कि तुम इसे वापस दे दो, ये हमारी कॉलेज की ही फ्रेंड है, एक्चुअली इसने ज्यादा ड्रिंक कर लिया है, इसे पता नहीं चल रहा है कि हम ही इसके फ्रेंड्स हैं। लेकिन यहाँ पर रैंडन लियो से कहने लगती है कि नहीं नहीं मुझे इनके हवाले मत करना, मैं तो इन्हें जानती भी नहीं हूँ। फिर यहाँ पर वो लड़का गुस्से में आगे आता है रैंडन को लेने के लिए, तब तक लियो उसे पैरों से मारकर गिरा देता है। यहाँ पर वो सभी लड़के मिलकर लियो को मार नहीं आ रहे थे, लेकिन उनका असिस्टेंट लियो की आइडेंटिटी उन्हें बताने लगता है। ये सुनते ही यहाँ से वो सभी के सभी लोग भाग जाते हैं।
दूसरा यहाँ पर रैंडन गिरने ही वाली थी, लेकिन लियो उसे पकड़ लेता है और उसे देख देख कर सोचने लगता है कि आखिर ये लड़की है कौन और ये कितनी यूनिक है, क्योंकि मैं कोई भी लड़कियों को छू मुझे अजीब सा बिहेव होने लगता है, लेकिन इसे टच कर कर मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा। एंड बाद में वो उसे लेकर एक रूम में चला जाता है जहाँ पर वो उसे आराम करने के लिए कहता है। लियो वहाँ से जाने लगता है तो रैनन उसे जाने नहीं देती, वो उसे अपनी ओर खींचती है और इसे किस करना शुरू कर देती है। यहाँ पर किस करते करते लियो को अपने घर की बात याद आती है, जहाँ पर उसके यंग मास्टर उसे बता रहे होते हैं कि अगर तुम किसी की लड़की को टच करोगे तो फिर वो लड़की बेहोश हो जाएगी, यानी कि तुम सिर्फ एक ही लड़की के साथ अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हो जो कि तुम्हारा सच्चा प्यार होगी, लेकिन अगर कोई और लड़की होगी तो तुम्हें उससे एलर्जी हो सकती है। यहाँ पर फैमिली लियो किस करते करते उसे अपने आप से दूर करता है और उसका एज पूछता है। एज जानने के बाद वो समझ जाता है कि वो अब एक एडल्ट हो चुकी है, तो वो फिर से उसे किस करना शुरू कर देता है, जहाँ पे वो दोनों मिलकर पूरी एक नाइट साथ में स्पेंड करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले रैनन की नींद खुल जाती है और वो तो पूरी की पूरी शॉक हो जाती है कि मैंने नशे के चक्कर में क्या कुछ नहीं कर लिया। फिर यहाँ से वो फटाक से चेंज कर भाग जाती है। इतने में यहाँ पर उसका फ्रेंड आ जाता है जो लियो को देखकर भी शॉक हो जाता है और बोलता है कि फाइनली तुमने कर दिखाया, लेकिन तुम्हें वुमेन से तो एलर्जी थी ना। यहाँ पर लियो भी सोचने पड़ जाता है कि आखिर ये सब चीज पॉसिबल कैसे है। फिर यहाँ पर उसे एक आईडी कार्ड मिलता है जो कि हमारी रैनन का ही होता है एंड वो आईडी कार्ड अपने फ्रेंड को देकर इसकी पूछताछ करने के लिए बोलता है और इन्वेस्टिगेट करने के लिए। दूसरा वो घर पर होता है जहाँ पर ग्रैंडमा उसे उस इवेंट के बारे में बता रही होती है, वही इवेंट में जहाँ पर रैनन होती है और कहती है कि तुम्हें खुद पर्सनली वहाँ पर जाना होगा क्योंकि तुम्हें एज ए गेस्ट बुलाया गया है। दूसरा यहाँ पर फ्रेंड उसका चिल्लाते हुए आ जाता है और जी कहने लगता है कि क्या सच में तुम इस लड़की से शादी करना चाहते हो। लियो पूछता कि क्यों, ऐसा क्या हो गया, और वो बताने लगता है कि मैंने उसे घर पर कॉल किया था और सारी बातें बताई थी, जहाँ पर उसकी मॉम मुझसे 2 मिलियन मांग रही थी, साथ साथ में एक घर और एक कार भी। इतना सारा डाउरी आखिर हम क्यों दे। यहाँ पर लियो कहने लगता है कि लगता है वो लड़की कुछ स्पेशल नहीं है, वो भी बाकी लड़कियों जैसी गोल्ड डिगर है और ऐसी लड़कियां मेरी फैमिली में आना डिजर्व बिल्कुल भी नहीं करती है। एंड यहाँ पर वो उस लड़की के साथ में शादी करने का प्लान कैंसिल कर देता है और निकल जाता है उस इवेंट के लिए। और एज यूजुअल यहाँ पर कई सारे मिलिट्री के लोग होते हैं जो हमारे लियो को प्रोटेक्ट कर रहे थे। और यहाँ पर हम वापस से प्रेजेंट के सीन में आ जाते हैं जहाँ पर हमारी रैनन भी उसे देखकर पहचान जाती है, तो वो अपना प्रेगनेंसी का रिजल्ट देखती है और बोलने लगती है कि यही उसका होने वाला डैड है, तो उसका पूरा हक बनता है कि वो इस बात को जाने। और वो ऊपर स्टेज पर जाकर उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में उसकी क्लास की स्मेट निया यहाँ पर आ जाती है और निया जानबूझकर उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि अब इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, ये बहुत गरीब है और आए दिन अमीर लड़कों को फंसाती रहती है। यहाँ तक कि क्लब में काम तो ये खाली पैसों के लिए करती है और पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। यहाँ से लियो जाने लगता है तो फिर निया को उसके बैग में प्रेगनेंसी का रिजल्ट टेस्ट दिख जाता है, तो फिर वो उसे उठाकर सभी के सामने बताने लगती है कि तुम तो प्रेग्नेंट भी हो चुकी हो। और यहाँ पर वो उस बेचारे की बेइज्जती करने लगती है, जहाँ पर कॉलेज के सभी लोग ये चीज देखकर शॉक हो जाते हैं कि इतनी कम उम्र में ये कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है और वो भी एक अनजान लड़के के साथ। यहाँ पर तो सभी लोग रैनन की बुराई करने लगते हैं, जहाँ पर रैनन बेचारी रोने भी लगती है और तो निया चुप ही नहीं हो रही थी, वो तो उसका मजाक उड़ाई जा रही थी, साथ साथ उसके होने वाले अननोन डैड का भी। यहाँ पर तो लियो को गुस्सा आता है, जहाँ पर उसके हाथों में हम एक मैग्नेटिक कॉइन को देखते हैं, जिसकी मदद से उस मैग्नेटिक कॉइन को फेंकता है और उस लड़की को जोर से मारता है और वो मैग्नेटिक कॉइन खुद ब खुद उसके हाथों में वापस आ जाती है। और यहाँ पर लियो उस पर चिल्लाने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी खुद की क्लासमेट के ऊपर ये सारे इल्जाम लगाने की। वो बाद में यहाँ पर लियो को सारी कहते हुए बोलने लगती है कि मैं तो बस अपने स्कूल के रेपुटेशन की चिंता कर रही थी, क्योंकि अगर ऐसी लड़कियां हमारे स्कूल में होंगी तो हमारे स्कूल का नाम ही खराब होगा ना। लियो कहता है कि अच्छा ऐसी लड़कियां, तो तुम अपने बारे में क्या कहना चाहोगी जो खुद की क्लासमेट का इस तरीके से मजाक उड़ाती है। एंड यहाँ पर वो प्रिंसिपल से कह देता है कि मुझे ये लड़की इस कॉलेज में वापस से नहीं दिखनी चाहिए, इसे हर जगह से बैन कर दो। फिर बाद में गार्ड्स आते हैं जो निया को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। एंड यहाँ पे उन सभी लोगों को ऑडिटोरियम से बाहर जाने के लिए बोलता है, जहाँ पर वो रैनन से अकेले में बात करने लगता है और उसे पूछने लगता है कि क्या ये बच्चा मेरा है, और रैनन हाँ कहते हुए कह देती है कि ये उसका फर्स्ट टाइम था। फिर बाद में उसे कहने लगता है कि ठीक है, आजकल की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो चुकी है,
यहाँ पर मिनी लियो को कहने लगती है कि अगर तुम इस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते तो अबॉर्शन की भी बात मत करो। रैंडन यहाँ पर लियो से कह दी थी कि ठीक है, मैं तो बस तुम्हें बताने आ रही थी क्योंकि मैंने सोचा तुम्हें एक बार इन्फॉर्म कर दूं क्योंकि तुम्हें जानने का राइट्स बनता है, लेकिन अब तुम्हें ये बच्चा नहीं चाहिए तो मैं इस बच्चे का ध्यान अकेले ही रख लूंगी। इतना बोलकर वो वहाँ पर मिनी के साथ में चली जाती है, जहाँ पर लियो अपने असिस्टेंट को कॉल कर एलन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है, बचपन से लेके अब तक की। दोस्तों यहाँ पर वो बेचारी सोचते हुए घर जाती है कि मैं अकेले इस बच्चे का कैसे ध्यान रख सकती हूँ क्योंकि इसके डैड तो राजी नहीं होंगे और मैं इसे अबॉर्ट नहीं कर सकती। फिर यहाँ पर वो घर पर पहुँच जाती है, जहाँ पर वो उसकी मम्मा और उसके भाई को बात करते हुए सुनती है। उसकी मम्मा उसके भाई को बता रही होती है कि तुम्हें पता है मुझे एक कॉल आया था जो कि किसी का तो असिस्टेंट था और वो कह रहा था कि उससे रैंडन के साथ में शादी करनी है, तो मैंने भी डाउरी मांग ली, लेकिन वो हिचकिचाने लगा। तो फिर उसका भाई कहते तो बड़ी अच्छी बात है, अगर वो हमें डाउरी देने के लिए रेडी है तो फिर हम रैंडन को वहाँ पर भेज सकते हैं। और यहाँ पर उसकी मम्मा और उसका भाई इन सब चीजों में राजी हो जाते हैं, जहाँ पे बेचारे रैंडन खुद के मॉम और भाई की बातें सुनकर उदास होने लगती है कि आखिर मेरे फैमिली मेंबर ही मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हैं। उसकी मॉम को यहाँ पर किसी एक बुढ़े इंसान के बारे में याद आता है, जहाँ पर वो 14th वाली शादी कर रहा था। तो फिर वो कहने लगते कि वो हमें 1 लाख रुपीस देता है, हम उसकी शादी रैनन के साथ करवा देते हैं। रैनन यहाँ पर बाहर निकलकर अपनी मम्मा को साफ मना कर देती है, लेकिन उसकी मॉम उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम मेरे घर पे रहकर मेरे हाथों का खाना खाकर मेरे पैसे लेकर मुझसे इस तरीके से बात कर रही हो, अगर पैसे नहीं आएंगे तो मैं और तुम्हारा भाई जिएंगे कैसे। और यहाँ पर वो उसे जबरदस्ती शादी करने के लिए बोलती है, लेकिन रैंडन यहाँ पर अपनी मॉम से कह देती है कि वो प्रेग्नेंट है। और ये बात सुनते ही वो दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर उसकी मॉम बोलती है कि अभी के अभी हॉस्पिटल चल लो और इस बच्चे को अबॉर्ट कर दो, लेकिन रैनन ऐसा करने से साफ साफ मना कर देती है। तो उसकी मॉम उसे मारने लगती है, जहाँ पर वो उसे मारकर नीचे गिरा देती है और कहती है कि ठीक है, अबॉर्शन नहीं करवाना तो अभी के अभी पैसे निकालो। और यहाँ पर रैनन मजबूरी में लियो को कॉल लगा लेती है, लेकिन वो उसका कॉल पिक नहीं करता। तो रैनन उसे टेक्स्ट कर देती है, ये सोचते हुए कि भले उसे बच्चा नहीं चाहिए लेकिन वो एक लड़की और बच्चे की जान तो जरूर बचा सकता है। दोस्तों यहाँ पर वो टेक्स्ट को देखता तो है, लेकिन इतने में उसे असिस्टेंट का कॉल आ जाता है जो उसे कहने लगता है कि उसने सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है, जहाँ पर रैनन एक बहुत स्टूडियस लड़की है और तो वो बहुत मेहनत भी करती है, लेकिन उसकी मॉम और उसका भाई जो है वो बहुत बुरे हैं, वो हमेशा पैसों के पीछे पड़े रहते हैं। लियो को यहाँ पर बुरा लगता है क्योंकि उसने मिसयूज किया रहता है, तो फिर वो यहाँ से सारी गाड़ियाँ यू टर्न लेकर उसके घर की ओर निकल पड़ता है। दोस्तों यहाँ पर रैंडन अबॉर्शन करवाने से साफ मना कर देती है, तो वो और उसका जो भाई और उसकी मम्मा दोनों जन मिलकर उसके हाथ पैर बांध देते हैं और उसे जबरदस्ती एक वैन की डिक्की के अंदर डाल देते हैं, जहाँ पर रैंडन बहुत चिल्लाने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन वो चिल्ला भी नहीं पा रही थी। फिर यहाँ पर उसका भाई उसकी मॉम को कहता है कि हमें जल्द से जल्द से हॉस्पिटल ले जाना होगा और अबॉर्शन की ट्रीटमेंट चालू करनी होगी, अगर सच में इसका अननोन डैड आ गया तो हमारे पीछे प्रॉब्लम आ सकती है। इसके बाद में यहाँ पर उसकी मम्मा और उसका भाई उसे लेकर जाने लगते हैं। दूसरे हम यहाँ पर लियो को देखते हैं जो उसकी कही हुई बातों को याद कर रहा होता है कि बेचारे रैनन ने उससे कहा था कि ये उसका फर्स्ट टाइम था और साथ ही साथ में लियो उस बच्चे को नहीं रखना चाहता था, तो रैनन ने कहा था कि वो खुद ब खुद उस बच्चे का ध्यान रख लेगी। यहाँ पर लियो को अपनी बोली हुई बातों पर बहुत रिग्रेट होता है और वो मन ही मन खुद पर गुस्सा हुए जाता है। दूसरा लियो की कार जो होती है वो सिर्फ उसी वैन के बाजू से गुजरती है और हम सीधा हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ पर डॉक्टर जबरदस्ती रैनन को इंजेक्शन दे रहे होते हैं। एंड तभी वहाँ पर लियो आ जाता है चिल्लाते हुए, जहाँ पर उसके भाई को लगने लगता है कि रैनन ने शायद से इसे लोन लिया होगा। तो फिर वो कहने लगता है कि तुम भी आ जाओ, तुम्हें अपना हिस्सा चुकता करना होगा। तो यहाँ पर बाद में इतने में ही हम ग्रैंडमा को देखते हैं जो कि उसे डॉटर इन लॉ बोलकर उसके आगे आने लगती है। यहाँ पर वो लोग डॉटर इन लॉ सुनकर शॉक हो जाते हैं और उन्हें ये बात पर यकीन नहीं होता। फिर यहाँ पर उसका भाई कहने लगता है कि हम तो बस मजाक कर रहे थे, हमारा कोई सीरियस इंटेंशन नहीं था, हमें गलत मत समझिए। यहाँ पर उसकी मॉम भी झूठ बोलने लगती है, लेकिन लियो उनके झूठ को ज़्यादा देर तक नहीं सह पाता और उन्हें अपना मुंह बंद रखने के लिए बोलता है। और ग्रैंडमा कह देती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी डॉटर इन लॉ पर उंगली उठाने की। पर यो यहाँ पर सभी गार्ड से कहती है कि जितनी तकलीफ इन दोनों ने मेरी डॉटर इन लॉ को दी है उसकी डबल उसकी ट्रिपल तकलीफ इन दोनों को देना। और यहाँ पर वो लोग उन लोगों को लेके वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर ग्रैंडमा उसे अपने साथ घर चलने के लिए बोलती है। दूसरी वो बाहर जाती है जहाँ पर लियो को देखती है और मन ही मन मुस्कुरा रही होती है क्योंकि उसे यकीन नहीं होता है कि लियो उसे बचाने के लिए सच बुझा चुका है। फिर वो बेहोश
जाती है और सीधा उसका नींद उस हॉस्पिटल के रूम में खुलता है और यहाँ पर उसके बाजू में ग्रैंडमा बैठी हुई होती है और ग्रैंडमा बहुत खुश हो जाती है क्योंकि रैंडन होश में आ गई थी। फिर यहाँ पर वो उसे कहने लगती है कि तुम ही मेरे ग्रैंडसन की वाइफ बनोगी। यहाँ पर वो कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं रहा। तो वो बोलने लगते कि मुझे सब कुछ पता है कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हारे बच्चे का डैड कोई और नहीं बल्कि मेरा ग्रैंडसन ही है। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि वो उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाए। एंड यहाँ पर वो सभी गार्ड्स को बुलाती है और गार्ड्स के हाथ में बहुत सारी लग्जरियस चीज़ें होती है जैसे कि डायमंड, गोल्ड, अनलिमिटेड क्रेडिट कार्ड और बहुत सारे पैसे। लेकिन रैंडन ये सारी चीज़ें लेने से मना कर देती है। तो ग्रैंडमा बोलते कि क्यों, तुम मना क्यों कर रही हो? माना कि ये सारी चीज़ें एक्सपेंसिव है लेकिन तुम टेंशन मत लो, जो लियो है वो और अर्न कर लेगा और इतना खर्चा करो कि लियो के कुछ बच ही ना पाए। और इतना बोलकर वो हंसने लगती है। लेकिन यहाँ पर रैंडन ग्रैंडमा को कहने लगती है कि आप जैसा सोच रही हो वैसा होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैंने मास्टर लियो को पहले ही कह दिया था कि मेरा और मेरे बच्चे का उनसे कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पर उतने टाइम में लियो आ जाता है जो कि रैंडन से कहने लगता है कि अगर मैं इस चीज़ को डिनाई करूँ तो। रैंडन यहाँ पर कहने लगती है लेकिन तुम्हें तो शक है ना कि इस बेली में तुम्हारा बच्चा है या फिर नहीं। तो यहाँ पर वो उसे डीएनए रिजल्ट्स बताता है और कहने लगता है कि तुम्हारे बेली में जो बच्चा है वो मेरा है, तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम चलकर मेरे घर पर रहोगी और तुम्हारा और बच्चे का ध्यान मैं रख लूँगा। यहाँ पर रैंडन उसके घर पर जाने के रहने वाली बात सुन के ही बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है। फिर इसके बाद में वो लियो के विला में आ जाती है जहाँ पर वो उसके विला को बाहर से ही देखने लगती है। तो लियो को भी अच्छा लगता है कि रैंडन को ये विला पसंद आ रहा है। फिर वो उसे अंदर चलने के लिए बोलता है जहाँ पर कई सारी मेड्स होती है और लियो सभी को इंस्ट्रक्शन दे देता है कि ये जो है वो तुम्हारी होने वाली न्यू ओनर है। तो फिर अब से तुम सबको इसकी बातें सुनी है। साथ साथ यहाँ पर एक और मेड होती है जो बहुत समय से उसके साथ काम कर रही थी। तो फिर वो उसे रैंडन की डाइटिशियन बना देता है और उसे खाने पीने का ध्यान रखने के लिए कहता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। फिर इसके बाद में वो मेड जाकर उसे उसका बेडरूम बताने लगती है और कहती है कोई भी चीज़ की कमी हो तो आप हमें बता सकती हो, हम सारे चेंजेस करा देंगे। लेकिन यहाँ पर रैंडन को वो रूम एज इट इज़ पसंद आता है और मेरे से कहते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे ज़रूर बुला सकती हो। इसके बाद में यहाँ की चीज़ें वो नोटिस करने लगती है और सोचती है कि ये सारी चीज़ें तो कितनी एक्सपेंसिव होगी और यहाँ पर वो ज़मीन पर बैठे हुए ही सो जाती है। दूसरी हम ग्रैंडमा को देखते हैं, लियो को देखते हैं जहाँ पर ग्रैंडमा बेचारी कह रही होती है कि रैंडन ने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल की है। लियो कहने लगता है कि वो तो एकदम क्राई बेबी है। ग्रैंडमा बोलते हैं कि कुछ सोच समझ कर बोला करो, अगर किसी की लाइफ में वैसी मॉम और ऐसा भाई होगा तो उसकी लाइफ कितनी बुरी होती होगी, न जाने उसने क्या क्या सहा होगा। तो हमें मेक श्योर करना है ये सारी चीज़ें हम उसके साथ वापस से ना होने दे। इसके बाद में ग्रैंडमा चली जाती है ऊपर रैंडन को देखने के लिए जहाँ पर रैंडन फ्लोर पर ही सो गई थी। फिर यहाँ पर लियो भी आ जाता है तो फिर वो उसे उठाकर बेड पर रख देता है और कहता है कि हमें बहुत प्रॉब्लम्स देने वाली है। ग्रैंडमा उसे कहते हैं कि चुप करो, अभी मैंने तुम्हें कहा कि सोच समझ कर बोला करो। और उस बेचारे को इन सब चीज़ों की आदत नहीं है और मैं नहीं चाहती कि मेरी डॉटर इन लॉ के साथ मैं कोई इनजस्टिस करूं, तब उसे वो सारी चीज़ें देंगे जो उसे ज़रूरत है। और यहाँ पर वो उसे बताने में लगती है कि हॉस्पिटल में मैंने उसके लिए बहुत सारे कैश, गोल्ड, डायमंड, ज्वेलरीज और अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड लाया था, लेकिन उनमें से कोई भी चीज़ उसने लेने से मना कर दिया और हर चीज़ को उसने डिनाई कर दिया। यहाँ पर इसके बाद में रैंडन उठ जाती है जो उन्हें थैंक यू बोलने लगती है। दूसरा यहाँ पर ग्रैंडमा उसे थैंक यू कहती है। रैंडन को यहाँ पर समझ नहीं आता तो ग्रैंडमा उसे समझाने लगती है कि तुम्हें पता नहीं है तुमने मेरे सर से कितना बड़ा टेंशन उठा दिया है। तुम्हें पता है हमारे यहाँ के एक मेडिसिन यंग मास्टर है, तो वो ये कह के गए थे कि कोई भी लड़की को अगर लियो टच करेगा तो लियो बेहोश हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जब भी वो तुम्हें टच करता है उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने तो सोच लिया था कि मुझे फ्यूचर में डॉटर इन लॉ और एक ग्रैंडसन नहीं मिल सकता, लेकिन जब से तुम लाइफ में आई हो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई है। और यहाँ पर वो उसे कहते कि चलो हम तुम्हारे लिए कपड़े खरीदने के लिए चलते हैं, लेकिन यहाँ पर रैंडन मना कर देती है और कहते कि आपको पैसे वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी कपड़े हैं जिन्हें मैं पहन सकती हूँ। ग्रैंडमा कहती है कि नहीं, तुम्हारे ऊपर कपड़े के लिए पैसे खर्च करना वेस्ट थोड़ी ना है, मैं तो अपनी डॉटर इन लॉ को बस गिफ्ट कर रही हूँ जो मेरा पूरा हक बनता है। यहाँ पर फिर लियो भी उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है जहाँ पर वो सभी लोग शॉपिंग करने के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही वो लोग मॉल में जाते हैं तो सभी के सभी स्टाफ उन्हें ग्रीट करने लगते हैं और रैंडन बहुत नर्वस हो जाती है।
तो वो ग्रैंडमा से कहने लगती है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि ये मॉल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ग्रैंडमा उसे कहने लगती है एक्सपेंसिव होगा ही, जो मेरा बेटा इसे ऑन करता है और तुम्हें जो चीज़ें चाहिए बस उस पर हाथ रख दो और वो सारी चीज़ें तुम्हारी हो जाएंगी। इसके बाद में वो लोग रनन के लिए कपड़े लेने चले जाते हैं, जहाँ पर रनन कपड़े ट्राई करने लगती है और लियो और ग्रैंडमा उन कपड़ों को अप्रूव करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जहाँ पर लियो अप्रूव करता है तो ग्रैंडमा अप्रूव नहीं करती, ग्रैंडमा अप्रूव करती है तो लियो अप्रूव नहीं करता। लेकिन फाइनली उन्हें एक पिंक कलर का ड्रेस पसंद आ जाता है। लेकिन साथ साथ में वो लोग और भी सारा ड्रेसेस खरीद लेते हैं एंड इसके बाद में वो लोग निकल जाते हैं ज्वेलरी शॉप करने के लिए, जहाँ पर वो उसके लिए पॉल वाले सारे के सारे नेकलेसेस और इयररिंग्स खरीद लेती है। दूसरा वो लोग बैग्स लेने के लिए चले जाते हैं। रनन मुझसे कहती है कि ग्रैंडमा बहुत ज़्यादा शॉपिंग हो चुकी, अब तो हमें रुक जाना चाहिए। फिर ग्रैंडमा यहाँ पर ताली बजाती है जहाँ पर लोग आ जाते हैं और वो लोग 3 विलास का प्लान लाए होते हैं, यानी कि 3 विलास के मॉडल। और यहाँ पर उसे ग्रैंडमा कहती है कि इसमें से जो विला पसंद आए तुम रख सकती हो। और यहाँ पर तो वो लियो को देखने लगती है। फिर यहाँ पर वो लोग लंच करने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ पर रनन डाइनिंग की ओर बढ़ रही होती है तो गिरने वाली थी। लेकिन यहाँ पर लियो उसे पकड़ता है और ग्रैंडमा उन दोनों की क्लोजनेस को देखकर बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद में वो लोग लंच करने बैठते हैं, जहाँ पर रनन को वो डिश बहुत पसंद आती है। इसके बाद में यहाँ पर लियो से अपना ब्लैक कार्ड देता है जिसमें 30 मिलियन होते हैं। रनन यहाँ पर पानी पीते पीते वो 30 मिलियन सुन लेती है और जब उसके मुंह पर ही पानी गिरा देती है। फिर उसे सारी बोलने लगती है और वो कार्ड लेने से मना कर देती है। लेकिन ग्रैंडमा उसे कहते कि देखो, एक मर्द किस लिए कमाता है, ताकि उसकी जो वुमेन है वो खर्च कर सके, और वो कार्ड दे देती है रनन को। रनन यहाँ पर मना करने लगती है, लेकिन ग्रैंडमा कहने लगती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था इसके जितने पैसे हैं सब खर्च कर दो, इसके लिए कुछ बचा कर ही मत रखना। फिर रनन उसे रख तो लेती है, लेकिन वो तय कर लेती है कि वो उसे यूज़ नहीं करेगी। इसके बाद में वो उसे पूछता कि आखिर तुम्हारा कॉलेज कब खत्म होगा। रनन बता देती है कि 2 मंथ्स में वो ग्रेजुएट हो जाएगी। तो फिर वो उसे कहता है कि ठीक है, कल तुम्हें ड्रॉप कर दिया जाएगा। रनन कहती कि नहीं नहीं, मैं बस से भी जा सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर वो जाते जाते कह देता है कि मैंने एक बार जो कह दिया वो मेरा फाइनल डिसीजन होता है। इसके बाद में रनन अपने हॉस्टल में चले जाती है अपने सामान लेने के लिए, जहाँ पर हम निया को भी देखते हैं। और निया बोलने लगती है अपने फ्रेंड से कि देखो, पहले तो इसने अपनी नाक कटवाई और अब बेशर्म जैसे वापस में होटल में आ गई है, लगता है इसे शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। फिर यहाँ पर वो उसके इयररिंग्स, नेकलेस और बैग नोटिस करती है, तो वो जाकर उसे पूछने लगती है कि ये बैग सचमुच रियल है या फिर फेक, या फिर किसी बुढ़े इंसान ने जो बहुत अमीर है उसने तुम्हें दिलाया हो। रनन यहाँ पर उसे वार्निंग करती है कि तुम मुझसे इस तरह से बात मत करो, मैं 4 साल से तुम्हें सहती आ रही हूँ, अब और नहीं सहूँगी। तो फिर वो कहते कि अच्छा, मुझे तो तुमसे डर रहा है। और यहाँ पर वो लोग रनन का मजाक उड़ाने लगते हैं। इसके बाद रनन जाने लगती है तो साफ साफ उसके फेस पर नजर आता है कि वो बहुत उदास है और लियो इस चीज़ को नोटिस कर लेता है। और तो यहाँ पर लियो उसके गालों पर नोटिस करता है कि हाथों के निशान होते हैं और वो गुस्से में कहने लगता है कि मैं तो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। लेकिन यहाँ पर रनन उसे रोकती है और कहते हैं कि ये मेरा ही गुस्सा है। तो फिर वो उससे पूछता है कि आखिर तुम किस चीज़ को लेकर इतना स्ट्रेस आउट हो। रनन उसे बताने लगती है कि कुछ ही महीने बचे हैं जहाँ पर मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी और उसके बाद में मुझे जॉब ढूंढना होगा, लेकिन जॉब ढूंढना और मिलना बहुत प्रेशराइज वाला काम है। यहाँ पर लियो से कह देता है कि तुम्हें काम या कोई चीज़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम बस घर पे रहो, आराम करो क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो। रनन यहाँ पे बोलने लगती कि ठीक है, लेकिन मेरे प्रेगनेंसी के बाद क्या, तभी तो मैं काम ज़रूर करूँगी ना। लेकिन लियो उसे साफ साफ मना कर देता है और कहने लगता है कि नहीं, कमाने का काम एक मर्द का होता है और वो काम मैं कर दिया करूँगा, तुम बस घर पे रहो और आराम करो। ये बात सुनकर रनन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो कहने लगती कि नहीं, मैं ऐसी लाइफ बिल्कुल नहीं जी सकती। बचपन से मेरे गोल और सपने कुछ ना कुछ तो रहे जिसे मुझे फुलफिल करना है और खुद से पैसे कमाने हैं, और तुम चाहते हो कि मैं घर पर बैठी रहूं और कुछ भी ना करूं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और यहाँ पर वो लियो को गलत समझ लेती है। लियो यहाँ पर कुछ कहने वाला था, लेकिन रनन उसे बोलने का मौका ही नहीं देती और कहने लगती है कि तुम्हें क्या कोई कठपुतली दिखती हूँ मैं, कि जो तुम कहोगे मैं वो सारी चीज़ें करती जाऊंगी। फिर यहाँ पर से वो जाने लगती है, जहाँ पर लियो उसे रोकता है और उसे हक करने लगता है और उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि फ्यूचर में तुम्हें कोई भी तकलीफ हो, इसलिए बस मैं तुम्हें घर पर रहने के लिए कह रहा था। फिर बाद में वो उसे कार में बैठने के लिए कहती है, जहाँ पर वो उसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं कभी भी तुम्हें किसी चीज़ के लिए रोकना नहीं चाहता हूँ। रनन भी
लियो से सॉरी कहती है और बोलती है कि मैंने आपको गलत समझ रखा था। तो फिर यहाँ पर वो उसे प्रॉमिस करता है कि जब तक तुम्हारी प्रेगनेंसी वाला स्टेज खत्म ना हो जाए तब तक तुम्हें आराम करना होगा, एंड इसके बाद तुम्हारे सपने या गोल जो कुछ भी है तुम वो चीज़ें कर सकती हो। मैं हमेशा तुम्हें सारी चीज़ों में सपोर्ट करूँगा। और रैनन यहाँ पर कन्फेशन कर देती है कि उसे धीरे धीरे लियो पसंद आने लगा है। लियो यहाँ पर कुछ जवाब नहीं देता, लेकिन मन ही मन वो ब्लश करने लगता है। इसके बाद हम ग्रैंड माँ को घर पर देखते हैं, जो कि डॉक्टर कू के साथ में होती है। इतने वहाँ पर रैनन आ जाती है तो ग्रैंड माँ रैनन का हाथ पकड़ कर कहने लगती है कि मैंने तुम्हें इतनी सारी पौष्टिक चीज़ें खिलाई, लेकिन अभी भी तुम उतनी ही पतली हो। कोई बात नहीं, ये देखो ये डॉक्टर कू है जो अक्सर तुम्हारा ध्यान रखा करेंगे, और अगर तुम्हें कोई भी सवाल जवाब पूछना हो तुम इसे कर सकती हो, और तुम्हारा हमेशा ध्यान रखेंगे। यहाँ पर तो लियो डॉक्टर कू को देखे इनसिक्योर फील करने लगता है। दूसरा ग्रैंड माँ यहाँ पर उन दोनों को अपना वीचैट एक्सचेंज करने के लिए बोलती है, जहाँ पर जैसे रैनन अपना फोन निकालती है, लेकिन यहाँ पर लियो उसके हाथ से फोन ले लेता है और वीचैट एक्सचेंज करने से मना कर देता है और कहता है कि मैं इसका ध्यान खुद से रख सकता हूँ। डॉक्टर को कहने लगता है कि नहीं, मैं एक प्रोफेशनलिस्ट हूँ तो मुझे इनका ध्यान रखने दीजिए, आप अक्सर अपने बिजनेस के कामों में बिजी होते हो। लेकिन यहाँ पर वो साफ साफ मना कर देता है। तो फिर रैनन भी कहती है कि ठीक है, अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो हम ऐसा कर सकते हैं। ग्रैंड माँ कहने लगती कि रैनन तुम तो बहुत बोली हो, तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता। रैनन कहती कि ऐसी कौन सी बात हो गई। ग्रैंड माँ बताने लगती है कि लियो को जेलस फील हो रहा है, लेकिन लियो यहाँ पर कुछ बोलता नहीं और खुद का ही वीचैट उससे एक्सचेंज कर लेता है। फिर दूसरा ग्रैंड माँ चली जाती है बेड पर, और यहाँ पर रैनन भी बहाना मारकर अपने बेडरूम में चली जाती है। दूसरा यहाँ पर वह स्विमिंग पूल में होती है, जहाँ पर वो लियो के बारे में सोच रही थी। बाद में वो खुद को होश लाने की कोशिश करती है कि मुझे लियो के बारे में कम सोचना होगा। फिर यहाँ पर वो देखती है तो उसका टॉवल होता ही नहीं। फिर इसके बाद में हम देखते हैं लियो को, जो कि डॉक्टर को के साथ होते हैं। डॉक्टर को उसे बताने लगते हैं कि आपको मैडम को मसाज करना होगा उनके थाइस, बेली और चेस्ट एरिया में। ये सुनते ही यहाँ पर लियो ब्लश करने लगता है। तो डॉक्टर को कहते हैं कि अगर आप नहीं कर सकते तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर लियो उसे साफ साफ मना कर देता है। दूसरा रैनन सोचने लगती है कि लगता है यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, तो मैं ऐसे निकल कर फटाक से अपने बेडरूम में भाग जाती हूँ। और जैसे वो निकलने वाली होती है उसके सामने लियो आ जाता है। फिर बाद में फटाक से अंदर चली जाती है और लियो उसे मसाज वाली बात बताने लगता है, और रैनन से एग्री कर लेती है और उसे टॉवल मांगने लगती है। इसके बाद में लियो टॉवल लेकर आ जाता है और रैनन को सीधा अपने बेडरूम में आने के लिए कहता है। इसके बाद वो बेडरूम में आती है तो पूछने लगती है कि क्या मसाज देना कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी है। लियो उसे बताने लगता है कि हाँ, डॉक्टर ने मुझे यही कहा है कि वो तुम्हारे बॉडी को रिलीफ पहुंचाएगा और साथ साथ बेबी को भी। यहाँ पर वो कहने लगती है प्लीज़ क्या नैनी आकर ही काम कर सकती हो। लियो कहता है कि नहीं, इस चीज़ को एक प्रोफेशनल अप्रोच चाहिए। रैनन कहने लगती है कि लेकिन वो अप्रोच तो नैनी भी दे सकती है। लेकिन लियो कहता है कि नहीं, मैंने मसाज में मास्टर्स कर रखा है ना, तो मुझे ही देना होगा। यहाँ पर रैनन घबराने लगता है तो लियो बोलता है कि रुको, और वो उसके लिए पिंक कलर का टेडी लेकर आ जाता है और कहता है कि जब मैं मसाज करूँगा तब तुम इसे पकड़ सकती हो, तुम्हारी नर्वसनेस निकल जाएगी। और यहाँ पर वो उसे मसाज करना शुरू कर देता है, जहाँ पर रैनन से कंट्रोल ही नहीं हो रहा होता है और उसके हार्मोन्स इम्बैलेंस होना शुरू कर देते हैं। बाद में यहाँ पर लियो से कुछ ज़्यादा ही करीब आ जाता है, जहाँ पर रैनन कहते हैं कि अब तो मसाज कर हो गया। लियो कहता है कि नहीं, चेस्ट एरिया अभी भी बचा है। रैनन कहते हैं कि कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे। तो फिर लियो बोलता है कि ठीक है, खुद ही मसाज कर लेना, और इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। दूर से हम उस कॉलेज के हॉस्टल का सीन देखते हैं, जहाँ पर निया के फ्रेंड से कह रही होती है कि क्या तुम रैनन को इसी तरीके से छोड़ दोगी। तुम्हें याद है ना उस दिन ऑडिटोरियम में तुम्हारी कितनी ज़्यादा बेइज्जती हुई थी सभी के सामने। वो कहते हैं कि तुम्हें लगता है मैं इतनी आसानी से उस लड़की को जाने दूंगी। फिलहाल तो वो कॉलेज नहीं आ रही है, इसके लिए वो बचकर रह रही है। यहाँ पर उसकी दूसरी फ्रेंड कहने लगती है कि तुम्हें वो रिच इंसान तो याद है ना, क्या पता वो कुछ बखेड़ा करा कर दे। निया यहाँ पर कहने लगती है कि जो होगा बाद में होगा, लेकिन ये सारी चीज़ें कॉलेज के अंदर होगी तो वो रिच इंसान थोड़ी ना कॉलेज में पूरा टाइम उसके साथ रहेगा। फिर यहाँ पर वो फोटोज दिखाने लगती है, जहाँ पर नियान एक वेट्रेस का काम कर रही होती है और वेट्रेस की ड्रेस में होती है। फिर नेक्स्ट डे यहाँ पर सभी लोग होते हैं जो कि पिन बोर्ड पर उसकी फोटोज देख रहे थे और तो और उसके बारे में बुरी बुरी बातें करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर दूसरी ओर से निया और उसके फ्रेंड इन सारी चीज़ों का मजा ले रहे थे। फिर यहाँ पर हम घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर रैनन ब्रेकफास्ट कर रही थी तो फिर लियो से छोड़ने के लिए चल ही रहा था, लेकिन रैनन उसे मना करने लगता है, कहती है कि प्लीज़ आज के दिन तो मुझे अकेले जाने दो। तो फिर लियो उसकी बातों से एग्री कर देता है। इसके बाद में रैनन कॉलेज में पहुँचती तो वो सभी लोगों को एक तरफ देखते हुए देखती है और उसके बारे में वो लोग बातें कर रहे थे और वो सारी चीज़ें सुनी जा रही थी। फिर यहाँ पर मिनी उसे कहने लगती है कि तुम्हें अपने आप में खुद में हिम्मत रखनी
देखनी होगी। और यहाँ पर वो उसे बुलेटिन बोर्ड के पास लेकर चली जाती है, जहाँ पर रैनन खुद की इतनी सारी फोटोज देखकर तो शॉकी हो जाती है। फिर यहाँ पर आने लगता है और कहती है क्यों, अब तो तुम्हें प्रूफ मिल गया ना कि तुम एक क्लब में काम किया करती थी, अब तुम सबको क्या बोलोगी। रैनन को गुस्सा आने लगता है और कहती है कि तुम कितनी ज़्यादा बुरी हो, अगर तुमने अभी के अभी नहीं निकाला तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। निया और उसके फ्रेंड सभी लोग हंसने लगते हैं और निया से कहने लगती कि ठीक है, लेकिन सबसे पहले तुम खुद का ध्यान तो रख लो। और यहाँ पर उसे कॉल आ जाता है उसके प्रिंसिपल का, जो उसे तुरंत के तुरंत ऑफिस में बुलाती है और कहते हैं कि शायद से तुम्हें ग्रेजुएट नहीं किया जाएगा। इसके बाद में उसका प्रिंसिपल उस पर इल्ज़ाम लगाने लगता है, लेकिन उसकी जो होम टीचर होती है वो उसी का साथ लेती है और कहती है कि अब तक रैनन के जो ग्रेड्स है वो बहुत अच्छे हैं और वो हमारी क्लास की नहीं बल्कि पूरे स्कूल की टॉप स्टूडेंट है। लेकिन यहाँ पर जो निया होती है वो उसे प्रेगनेंसी टेस्ट का रिजल्ट बताने लगती है और कहते हैं कि हमारे पास प्रूफ है कि वो प्रेग्नेंट है। खाली यही नहीं, यहाँ के सभी लोग इस बातों से अग्री कर सकते हैं कि ये लड़की प्रेग्नेंट है और इसने स्कूल के वायोलेशंस को रेगुलेट किया है। यहाँ पे वो कहने लगती है कि प्लीज मेरी बात को एक बार सुनकर देखिए, लेकिन निया और उसके फ्रेंड्स कहने लगते हैं कि इतना ही नहीं, ये तो क्लब में भी काम करती है और न जाने आए दिन किस अलग अलग लड़कियों के साथ नाइट स्पेंड करती है और हमारे पास कुछ ज्यादा ही प्रूफ है। यहाँ तक कि वो लोग प्रूफ के लिए उसके मॉम और उसके भाई को भी वहाँ पर बुला देते हैं। इसके बाद में यहाँ पर वो अपने मॉम और भाई को देखकर शॉक हो जाती है और हमें पास का सीन बताया जाता है जहाँ पर निया ने उसके मॉम और भाई को पैसे दिए होते हैं स्कूल में आकर सारा का सारा झूठ बोलने के लिए और तमाशा खड़ा करने के लिए और कुछ भी करके उसे उस कॉलेज से निकलवाने के लिए। तो फिर यहाँ पर उसकी मॉम कहने लगती है कि मैं बचपन से लेके अब तक इसकी सारी कालू करती थे छुपाती आई हूँ, लेकिन अब और नहीं, मेरी उम्र होती जा रही है तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैंने अपनी बेटी को अच्छे मैनर्स नहीं दिए। और यहाँ पर रोने का नाटक करने लगता है, क्लब वाली बात बताने लगती है। रैनन साफ साफ वहाँ पर कह देती है कि मैं क्लब इसलिए जाया करती थी ताकि मैं पैसे कमा सकूँ और अपने कॉलेज की फीस पे कर सकूँ। लेकिन यहाँ पर उसका भाई भी बोलना शुरू कर देता है कि हम एज ए पेरेंट नहीं चाहते कि अभी ये स्कूल में ज़्यादा पढ़े, क्योंकि इससे स्कूल की रेपुटेशन भी खराब होगी और साथ साथ हमारी भी। तो फिर आप यहाँ पर इसे स्कूल से निकाल सकते हैं। और यहाँ पर प्रिंसिपल अपना फाइनल डिसीजन बना देते हैं, जहाँ पर रैनन लियो को कॉल करने के लिए फ़ोन लेती है, लेकिन उसका भाई उसके हाथों से फ़ोन खींच लेता है। फिर गुस्से में आकर रैनन उसके हाथों को काट लेती है, लेकिन उसका भाई उसे थप्पड़ मार देता है और तभी के तभी यहाँ पर प्रिंसिपल अपना स्टैम्प उस पेपर पर लगा देते हैं, जहाँ पर चाहते हुए भी रैनन कुछ नहीं कर पा सकती थी। इसके बाद में रैनन जब कॉलेज से निकल रही होती है तो फिर वो लियो को देखती है। लियो कहने लगता है कि मैं तो तुम्हें बस पिक करने आया हूँ। फिर यहाँ पर फिर उसकी गालों पर चाटा का निशान देखता है और उसे पूछने लगता है कि आखिर ये सब क्या है। यहाँ पर रैनन कहने लगती है कि गलती से मैं एक पिलर से टकरा गई, बस इस वजह से। लियो को लगता तो है कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन ना चाहते हुए भी यहाँ पर लियो को उस पर विश्वास करने लगता है। फिर यहाँ से वो लोग अपने घर चले जाते हैं और यहाँ पर आते ही रैनन अपनी ग्रैंडमा के साथ में बैठ जाती है, जहाँ पर वो लोग बातें करने लगते हैं और लियो उन दोनों को देखकर बहुत खुश होता है। फिर वो अपने दोनों इन्वेस्टिगेटर्स को बुला लेता है और वो तो आधी रात हो चुकी थी। यहाँ पर वो लोग उसे अपने अपने काम के बारे में बताने लगते हैं, लेकिन लियो से कहता है कि ये सब कामों को छोड़ो, आज मैं यहाँ पर तुम्हें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के लिए बुलाया हूँ, जो कि है मेरी वाइफ का। और मेरी वाइफ को कॉलेज में बुली किया जा रहा है, तो मैं चाहता कि तुम वो सारी बातें पता करो जो कुछ भी आज उसके साथ हुआ है। यहाँ पर तो वो दोनों वाइफ का नाम सुनते ही शौक हो जाते हैं, लेकिन फिर बाद में वो लोग तुरंत ही अपने काम में निकल पड़ते हैं और यहाँ पर वो लोग इन्फॉर्मेशन बताने लगते हैं, जहाँ पर कहते हैं कि हमारे मेंस को हमने स्टैंड पर लगा दिया है और जल्द ही हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और लियो यहाँ पर कहने लगता है कि मैं उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला जिन्होंने मेरी वाइफ को बुली किया है। यहाँ पर उसका सेकेंड इन्वेस्टिगेटर पूछने लगता है कि आपको चाहिए कि हम उसे जिंदा रखें या फिर मरा हुआ। लियो यहाँ पर कह देता है कि उन्हें जिंदा ही रखना, लेकिन उनकी लाइफ इतनी खराब बना देना कि उन्हें मरना चाहना पड़े। एंड यहाँ पर वो सभी के सभी अपने सीक्रेट एजेंट्स को बुलाने लगता है, जहाँ पर उसके सीक्रेट एजेंट्स हर एक जगह पर होते हैं और वो लोग अपने काम में जुट जाते हैं। इसके यहाँ बाद में और उन दोनों इन्वेस्टिगेटर्स को देखते हैं जो कि उसके मॉम और उसके भाई को किडनैप कर लेते हैं और यहाँ पर वो लोग उसे थर्ड हैंड डिग्री का टॉर्चर देते हैं। साथ ही साथ में वो लोग उन दोनों से सारी सच्चाइयों को उगलवा लेते हैं। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग लियो के घर आ जाते हैं और उन्हें सारी बातें बताने लगते हैं। लियो यहाँ पर कहता है कि आगे से उन सब पर नजर रखना और उन्हें हर एक चीज़ों में प्रॉब्लम देते रहना। इतने में वहाँ पर उसकी प्यारी सी वाइफ रैनन आ जाती है और यहाँ पर वो उसे काम करता देख वापस जाने लगती है, लेकिन लियो उसे रुकने के लिए कहता है और बोलता है कि तुम्हें कॉलेज में बुली कर लिया जाता था तो फिर तुम मुझे बात बता क्यों नहीं रही थी। रैनन यहाँ पर कहने लगती कि नहीं, मुझे आपको डिस्टर्ब नहीं करना था, लेकिन लियो उसे बुद्धू बुलाता है और कहने लगता है कि अगर नेक्स्ट टाइम से
जैसा कुछ भी हुआ तो तुम्हें मेक श्योर करना है कि तुम सबसे पहले मुझे कॉल करोगी। और यहाँ पर रैनन उसे हाँ कह देती है। फिर यहाँ पर उसके दोनों जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगते हैं कि मैं उनका राइट हैंड हूँ और मैं उनका लेफ्ट हैंड हूँ। पर यहाँ पर वो लोग रैनन की तारीफ भी करते हैं। दूसरा यहाँ पर वो लोग देखते हैं अपने बॉस के एक अलग ही सॉफ्ट साइड को, जहाँ पर वो लोग उसे देखकर हंसने लगते हैं। यहाँ पर रैनन उन्हें बैठने के लिए कहती है, लेकिन वो लोग काम का बहाना देकर वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर वो उससे पूछता है कि आखिर तुम नीचे क्यों आई थी। वो कहने लगते कि मुझे एक बहुत गंदा नाइटमेयर आया था, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ सो। और यहाँ पर लियो कुछ हो जाता है जो उसे उठा लेता है। रैनन कहते कि मैं बस सोने की बात कर रही हूँ, तो लियो कहता है कि हाँ मैं भी तो बस सोने की बात कर रहा हूँ। इसके बाद में यहाँ पर तो वो उसे देख ही जा रहा था। फिर रैनन उसे बताने लगती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने लाइफ में ऐसा कौन सा काम किया है जहाँ पर मेरी खुद की मॉम में मेरा खुद का भाई मुझे इतना ज़्यादा हेट करते हैं। लियो यहाँ पर उसे ओवरथिंक करने से मना करता है और कहता है कि तुम टेंशन मत लो, हर टाइम मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, लेकिन तुम्हें फिलहाल सोना होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ही देर हो चुकी है। यहाँ पर बाद में लियो अपनी आंखें बंद कर देता है, जहाँ पर रैनन उसे थैंक यू बोलती है। फिर कडल करते हुए उसे सो जाती है। दूसरे दिन यहाँ पर लियो का इन्वेस्टिगेटर डीएनए रिजल्ट लेकर आ जाता है, जो कि रैनन और उसके बायोलॉजिकल मॉम के होते हैं। और लियो उन रिजल्ट को लेकर सीधा चला जाता है रैनन के पास में। रैनन यहाँ पर विश कर रही होती कि मैं चाहती हूँ वो मेरे रियल पेरेंट्स ना निकले, क्योंकि आखिर कोई रियल पेरेंट्स अपनी खुद की बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। रैनन यहाँ पर उस रिपोर्ट्स को देख ही नहीं पा रही थी, तो फिर वो लियो को सबसे पहले देखने के लिए बोलती है। और यहाँ पर लियो रिपोर्ट्स देखने के बाद रैनन को देखने के लिए कहता है, जहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ था कि उसकी मॉम उसकी बायोलॉजिकल मॉम बिल्कुल नहीं है। और ये चीज़ देखकर रैनन बहुत खुश होती है, लेकिन वो सोचने पड़ जाती है कि आखिर उसकी बायोलॉजिकल मॉम, डैड, भाई या बहन आखिर कौन हो सकता है। इसके बाद में हमें पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम रैनन की मम्मा को देखते हैं और उसके हाथों में जो होती है वो उसकी रियल बेटी होती है जिसे डिजीज़ हुआ होता है। तो फिर वो वहाँ पर उसे ठीक करने के पैसे अफोर्ड नहीं कर सकती थी, इसलिए यहाँ पर उसने अपने रियल बेटी को किसी और की बेटी के साथ एक्सचेंज कर लिया था। तो दूसरा यहाँ पर उसका इन्वेस्टिगेटर उसके रियल मॉम डैड का ढूंढ निकालता है, जो कि सॉन्ग की फैमिली होती है। एंड यहाँ पर वो लोग डिसाइड कर लेते हैं कि वो लोग उनकी फैमिली में जाकर ये सारी बातें बता देंगे। और रैनन यहाँ पर तैयार होने लगती है, जहाँ पर लियो को ड्रेसेस पूछने लगती है। फिर यहाँ पर दूसरा हम सॉन्ग की फैमिली को देखते हैं, जहाँ पर वो लोग आपस में बैठकर बात कर रहे थे। और यहाँ पर असिस्टेंट चिल्लाते चिल्लाते आ जाता है कि एम्पायर ग्रुप आई है। उसके डैड को समझ नहीं आता और वो कहने लगता है एम्पायर ग्रुप यानी अलेक्जेंडर ग्रुप, क्या तुम सपने तो नहीं देख रहे। वो कहने लगता है कि हाँ आप सही समझ रहे हो, अलेक्जेंडर के ग्रुप यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर उसकी मॉम सोचने लगती कि हमने कुछ काम तो किया नहीं है, तो फिर क्या पता वो मेरी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आए हो। लेकिन यहाँ पर उनकी बेटी सिया कहने लगती कि मॉम अभी मेरे ग्रेजुएशन होने में थोड़ा और समय है, तो तब तक तो आप रुक सकती हो ना। और यहाँ पर वह सोचने लगती है कि अगर मैं वहाँ के प्रेसिडेंट से मिल रही हूँ तो मुझे नए कपड़े चाहिए होंगे। और वहाँ पर वह शॉपिंग करने के लिए चली जाती है। इसके बाद में रैनन यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए भी आई होती है। तो दूसरा हम देखते हैं कि सिया की कुछ लड़कियाँ होती है जो कि रैनन के साथ में सेम कॉलेज में होती है, और यहाँ पर वो लोग उसका मजाक उड़ाने लगती है। फिर रैनन यहाँ के स्टाफ को बिल प्रिपेयर करने के लिए बोलती है। वो लोग उसे कहते हैं कि जरा बिल तो देखो, वो 2000 का नहीं बल्कि 2 लाख का ड्रेस है। लेकिन यहाँ पर रैनन सोचती कि छोड़ो, मुझे यहाँ पर उनके मुँह लगना ही नहीं है। दूसरा सिया यहाँ पर आ जाती है, जो उसे देखकर हंसने लगती है। फिर रैनन वहाँ से जाती है तो सिया कहते कि रुको, तुम इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जा सकती, तुम्हें सबसे पहले मुझसे माफ़ी मांगनी होगी। यहाँ पर रैनन पूछती कि आखिर मैं माफ़ी क्यों मांगूँ, और उसे कहने लगती है कि जिस ड्रेस को तुमने टच किया है वही ड्रेस मैं खरीदने वाली थी, लेकिन अब तुमने टच कर लिया तो वो ड्रेस खराब हो गई है, तो इसके लिए तुम्हें मुझसे माफ़ी तो मांगना ही पड़ेगा ना। इसके बाद में यहाँ पर रैनन साफ साफ उससे माफ़ी मांगने के लिए मना कर देती है। तो सिया बोलती कि ठीक है जाने दो, मुझे तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि मेरी फिलहाल शादी होने वाली है। एंड यहाँ पर वो उस कंपनी के सारे लेटेस्ट ब्रांड के कपड़े लेकर चली जाती है। तो फिर स्टाफ यहाँ पर रैनन को धक्का मारकर भगाने लगती है। लियो यहाँ पर आ जाता है तो रैनन को कहता है कि तुम्हें फाइट बैक ज़रूर करना होगा, और रैनन यहाँ पर डिसीजन बना लेती है कि वो इन दोनों को इसी स्टोर से फायर कर देगी। और यहाँ पर वो उसे फायर भी कर देता है, जहाँ पर वो दोनों की दोनों टेंशन में आ जाती है। फिर लियो और वो निकल जाते हैं उनके रियल मॉम डैड से मिलने के लिए। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग पहुँच जाते हैं सॉन्ग फैमिली में। रैनन बहुत नर्वस होती है, लेकिन लियो से कॉन्फिडेंस देता है। दूसरा उनका असिस्टेंट अंदर आकर बताने लगता है कि वो लोग गेट के यहाँ पर पहुँच गए हैं। और सिया अपने ड्रेस को देखकर बहुत खुश होती है, तो उसकी मॉम तारीफ करने लगती है। सिया कहते कि मॉम मैं हर एक ड्रेस में उतनी ही अच्छी दिखती हूँ।
साथ ही साथ उनका असिस्टेंट उन्हें उन गिफ्ट्स के बारे में बताने लगता है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं लियो के असिस्टेंट को जो इस फैमिली में एंटर कर देता है, और साथ ही साथ गार्ड्स भी होते हैं जिनके हाथ में कई सारे गिफ्ट्स होते हैं। तो फिर उनका असिस्टेंट एक एक कर उनके गिफ्ट्स को एक्सप्लेन करने लगता है। यहाँ पर उसके डैड अपने लग्जरियस गिफ्ट्स को देखकर तो शौक ही हो जाते हैं। फिर यहाँ पर एंट्री हो जाती है लियो की, जहाँ पर उसके डैड जाकर लियो से बात करने लगते हैं कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में बात करना था तो आप मुझे यहाँ पर बुला लेते, आपको यहाँ तक आने की क्या तकलीफ थी। फिर यहाँ पर उसकी मम कहने लगती है कि यहाँ पर तो उन्हें आना ही था, क्योंकि अगर लड़की को एक लड़की का हाथ मांगना होता है तो फिर उसे लड़की के घर ही आना होता है। और यहाँ पर सिया शर्माते हुए आगे बढ़ने लगती है और उसे अपने आप से ग्रीट करती है। फिर पूछती क्या सच में तुम ये सारी चीज़ें मेरे लिए लाए हो। वो कहता है कि हाँ, ये गिफ्ट सॉन्ग फैमिली के रियल डॉटर के लिए। और वो सिया को वार्निंग देता है कि तुम मुझे गलती से भी टच मत करना, मुझे वुमेन से एलर्जी है। दूसरा यहाँ पर वो उसकी फैमिली को बताने लगता है कि इससे भी ज़्यादा बेहतरीन और कीमती गिफ्ट मैं आपको यहाँ पर देने के लिए आया हूँ। उसकी फैमिली को कुछ समझ में नहीं आता, और यहाँ पर वो रैंडन को बुला देता है, जहाँ पे वो रैंडन को उन सभी से इंट्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। उसके डैड तो कहते हैं कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सिया ही हमारी रियल डॉटर है। फिर यहाँ पर वो उन्हें डीएनए टेस्ट के रिजल्ट देखता है, जहाँ पे वो रिजल्ट देखते उसके मॉम डैड दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं, और सिया के पैरों से तो जमीन खिसक ही जाती है। यहाँ पर सिया तो तिलमिला ही जाती है, जहाँ पर वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है तो लियो खुद ब खुद आगे बढ़ जाता है। फिर यहाँ पर वो रैंडन के ऊपर वास फेंक कर मारने वाली थी, लेकिन वो वास लियो के बैग पर लग जाता है। तो फिर यहाँ पर सिया डरने लगती है लियो गुस्से में आकर उसे ही ना मार दे। फिर यहाँ पर उसके मॉम डैड सिया को लेकर माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि वो तो एक बच्ची है, उससे मिस्टेक हो गई, प्लीज़ उसे माफ़ कर देना और उसे कोई भी चीज़ को सीरियसनेस से मत लेना। लियो कहता है कि बच्ची है, और यहाँ पर वो चिल्लाकर सिया को नील डाउन करने के लिए कहता है, जहाँ पर सिया नील डाउन कर रोने लगती है, और बाद में वो उसे माफ़ी मांगने के लिए कहता है। और यहाँ पर वो उसके मॉम डैड और सिया तीनों को वार्न कर देता है कि अगर तुम तीनों ने मुझसे या मेरी वाइफ से पंगा लेने की कोशिश की तो याद रख लेना, मैं तुम्हारे ग्रुप को इस चाइना से ही गायब कर दूंगा। इसके बाद में वो लोग वहाँ से जाने लगता है, जहाँ पर उसका डैड रैनन को रोकता है और कहता है कि आखिर तुम इतने सालों बाद हमें मिली हो तो हमारे घर पर रुकना नहीं चाहोगी। ये सुनकर रैनन बहुत खुश हो जाती है, और यहाँ पर उसके डैड और मॉम मीठी मीठी रैनन को लेकर बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम ही हमारी बेटी हो और हमेशा हमारी बेटी ही रहना पड़ेगा। साथ साथ यहाँ पर लियो कह देता है कि अब तुम्हें फाइनली अपना घर मिल गया, और रैनन भी बहुत खुश होती है। और लियो बोल देता है कि ठीक है, अब टाइम आ गया है जहाँ पर हमें शादी कर लेनी चाहिए, और मैं अपनी वेडिंग एकदम पूरे रिचुअल के साथ करूँगा, तो फिर वेडिंग नाइट तक तुम यहाँ पर रह सकती हो। फिर वेडिंग के दिन वेडिंग लोकेशन पर आना, एंड इसके बाद में विदाई के टाइम मेरे साथ मेरे घर पर आ जाना। दूसरा जिसका डैड उस गिफ्ट्स के बारे में पूछता है, लियो कह देता है कि रैनन अब यहीं पर रहने वाली है और रैनन ने आप लोगों को अपना लिया है, तो वो सारे गिफ्ट्स आपके लिए है। यहाँ पर उसके मॉम डैड और सिया गिफ्ट्स को देखकर तो खुशी हो जाते हैं, और यहाँ पर लियो रैनन को छोड़कर उस घर से निकल जाता है, जहाँ पर लियो का असिस्टेंट उसे कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता आपका मैडम को यहाँ पर छोड़कर जाना चाहिए, क्योंकि न जाने क्यों मुझे उसके मॉम डैड उसके प्रति सिंसियर नहीं लग रहे हैं। लियो कहने लगता है कि कोई बात नहीं, भले वो फेक लव हो लेकिन कुछ दिनों की बात है, और 3 दिन बाद हमारी शादी भी है, लेकिन हाँ एक गार्ड को इस निगरानी में जरूर रखना, मैं नहीं चाहता कि वापस से रैनन वो सारे बुली के थ्रू गुजरे। में हम लोग घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर रैनन अपनी मॉम को ममा बुला रही होती है, लेकिन यहाँ पर सिया आ जाती है जो गुस्से में यहाँ पर रैनन को थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी मॉम को मॉम बुलाने की, तुम इस घर की एक सर्वेंट बनकर रहने वाली हो। ये बात रैनन को सुनकर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और अब रैनन पुरानी वाली रैनन नहीं रही, तो फिर वो यहाँ पर सिया को बहुत जोरों से थप्पड़ मार देती है। यहाँ पर उसका डैड सिया पर चिल्लाता है, लेकिन उसकी मॉम उससे डैड पर चिल्लाती है और कहती है कि वो हमारी बेटी है, और अचानक से इतनी सारी चीज़ें हो जाएंगी तो इमोशंस आएंगी, इसमें हम क्या कर सकते हैं। और यहाँ पर वो रैनन को वार्निंग देने लगती है, अगर तुम मुझे अपनी मॉम रिकॉग्नाइज करना चाहती हो तो एक बात याद रखना, सिया तुम्हारी बहन है, तुम्हें उसके अपनी सिस्टर रिकॉग्नाइज करना होगा, उसके बाद ही तुम मुझे मॉम बुला सकती हो। इतना बोलकर वो मेड को बुलाती है और उसका बेडरूम तैयार करने के लिए कहती है। रैनन जब ऊपर चली जाती है तो फिर यहाँ पर सिया एक्टिंग करने लगती है कि मॉम लगता है अब अपनी बेटी आ गई तो अब मुझे ज़रा सा भी प्यार नहीं करती, लेकिन उसकी मॉम कहती कि कोई भी आ जाए, तुम भी मेरी रियल बेटी होने वाली हो। यहाँ पर सिया कहने लगती है कि कुछ भी हो जाए मुझे तो मिस्टर लियो के साथ में शादी करनी पड़ेगी। उसके डैड कह देते कि कोई ज़रूरत नहीं है कोई ड्रामा क्रिएट करने की, इस वजह से मेरी कंपनी टूट सकती है। तो यहाँ पर सिया ऐसा नाटक करने लगती है कि जैसे उसे हार्ट अटैक आ रहा हो, और ये देखकर उसकी मॉम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता
और वो उसे प्रॉमिस करती है कि वो लोग एक प्लान को सोचेंगे जहाँ पर वो उसकी शादी लियो के साथ में करवा देंगे। यहाँ पर उन्हें कुछ प्लान समझ में नहीं आता, तो फिर सिया उसे बताने लगती है कि अगर हमने ब्राइड्स को भी एक्सचेंज कर दिया तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लियो को जैसे मैं टच करूँगी वो बेहोश हो जाएगा, उसके बाद तो कोई मतलब नहीं बनता ना। फिर यहाँ पर इतने में मेड आती है जो उन्हें प्लान के बारे में बताने लगती है। दूसरा यहाँ पर रैनन बात कर निकली होती है और उसे कॉल आ जाता है लियो का, जो उसे बहुत मिस कर रहा होता है। रैनन कहते कि इतना जल्दी, अभी तो तुम्हें गए पूरा दिन भी नहीं हुआ है। तो फिर कहते कि ऑब्वियसली मैं तुम्हारे साथ हर एक मिनट और हर एक पल बिताना चाहता हूँ। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं सिया और उसकी मॉम को, जहाँ पर वो मेड एक कोई तो मेडिसिन वाले हब वाले डॉक्टर को लाई होती है और यहाँ पर वो कहता है कि मेरा नुस्खा जरूर काम आएगा। तो फिर सिया कहते कि याद रखना, अगर वो चीज़ काम नहीं है तो फिर मैं तुम्हारी ज़बान काट डालूंगी। और यहाँ पर वो लोग बड़ा सा बाथ टब लाते हैं जिसके अंदर बहुत सारे मेडिसिन वाले पानी होते हैं और उसमें से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। सिया कहती कि सच में मुझे इसमें जाना पड़ेगा। माँ से कहने लगते कि हाँ, अगर तुम चाहती हो कि वो तुम्हें टच करे और बेहोश भी ना हो तो फिर तुम्हें इस पानी के अंदर बात तो ज़रूर लेना होगा। फिर यहाँ पर कैसे कैसे तो नाक बंद करते हुए वो अंदर चली जाती है। यहाँ पर रैनन आकर सब कुछ देख लेती है और तो उसे उस स्मेल से वॉमिट ही आने वाला था। इसके बाद में यहाँ पर वो नहाने चली जाती है, लेकिन वो फिर भी स्मेल नहीं जाती। लेकिन वो माँ से उसे गारंटी करता है कि एक बार लियो को आने दो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। और यहाँ पर लियो फ्लावर के साथ आ जाता है, जहाँ पर वो उस फ्लावर को लेकर भाग जाती है। लियो यहाँ पर रैनन को पुकारने लगता है और यहाँ पर वो जानबूझकर गिरती है ताकि लियो उसे पकड़ सके, और लियो उसे पकड़ लेता है, लेकिन लियो बेहोश नहीं होता और सिया समझ जाती है कि ये दवा तो सचमुच काम कर रही है। तो उसे रैनन उन्हें इन हालत में देख लेती है, जहाँ पर तो सिया उससे बहुत चिपकी जा रही थी और लियो गुस्से में आकर उसे अपने आप से दूर करता है और रैनन को खुद के ऊपर चेस करने के लिए कहता है। रैनन यहाँ पर गुस्सा होकर जा रही होती है तो लियो उसे अपनी गोद में उठा देता है और तब वो सिया को वार्निंग देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में वो लोग वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर पहली बार में ही बेचारा लियो उसे देख ही जा रहा था और उनका वेडिंग ड्रेस फाइनलाइज भी हो जाता है और उनके फाइनली वेडिंग का सीन आई जाता है, जहाँ पर लियो चला जाता है रैनन से मिलने के लिए। रैनन कहते हैं कि थोड़ा तो कंट्रोल कर लो, कुछ ही टाइम में हमारी शादी होने वाली है। तो लियो वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर आ जाती है सिया और रैनन को वो बेहोश कर देती है। फिर बाद में वो उसका ड्रेस पहन लेती है। इसके बाद में फाइनली वो रैंप अप वाला टाइम आ ही जाता है, जहाँ पर जो ब्राइड होती है वो अपना घूंघट लपेटे हुए आ जाती है। यहाँ पर जैसे वो उसे रिंग पहनाना चाहता है उसे शक होने लगता है और यहाँ पर उसे कह देता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सिया कहते कि मैं ही तो यहाँ पर हूँ, तुम बोलने की क्या कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर लियो साफ साफ कह देता कि सिया ये तुम हो, मैं तुम्हें अच्छे से पहचानता हूँ, आगे मैं मेरे रैनन का हाथ क्यों नहीं पहचान सकता। फिर यहाँ पर सभी के सामने वो उसका घूंघट उठा देता है और सभी के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। फिर बाद में सिया उसे कहने लगती है कि देखो तुम मुझे टच करोगे तो फिर भी तुम्हें कुछ नहीं होगा। यहाँ पर तो उसका गला ही पकड़ लेता है, जहाँ पर उसके मॉम डैड सभी लोग स्टेज पर आ जाते हैं और वो उसके डैड को आखिरी वार्निंग देते हैं ये पता करने के लिए कि उसके रैनन कहाँ पर है। उसके डैड से कहते हैं कि मुझे सचमुच नहीं पता कि वो कहाँ पर है। फिर यहाँ पर तो वो सिया को तब पर भी मार देता है। दूसरा हम यहाँ पर सभी गार्ड्स को देखते हैं जो रैनन को लेकर आ रहे होते हैं और यहाँ पर लियो जाकर रैनन से माफ़ी मांगने लगता है और वो उसे हर्ट करता है। इतने में उसकी मॉम आती है जो कि रैनन के पेट पर लात मार देती है और गार्ड कहने लगता है कि हमें मैडम को लेकर जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्या पता उन्हें मिसकैरेज हो गया हो। और यहाँ पर लियो टेंशन में आ जाता है, जहाँ पर वो उसे उठाकर सीधा हॉस्पिटल में चला जाता है और डॉक्टर कहते हैं कि टेंशन की कोई बात नहीं है, आप लोग बहुत समझ से आए हैं, तो आपके पेट में जो बच्चा है वो बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर तब जाकर लियो को और उसकी ग्रैंडमा को बहुत रिलीफ मिलता है। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर वो अपनी रैनन के साथ में अकेला होता है, लेकिन इतने टाइम में उसे किसी का कॉल आता है जो कहने लगता है कि तुम्हारी ग्रैंडमा खतरे में है। और यहाँ पर वो ग्रैंडमा को ढूंढते हुए घर पर चला जाता है, लेकिन ग्रैंडमा तो यहाँ पर सही सलामत होती है और तो उसे शक जाने लगता है कहीं रैनन को तो कुछ होना जाए। लेकिन बाद में हम यहाँ पर देखते हैं कि ग्रैंडमा जो होती है उसे जाने से पहले पानी ऑफर करती है और जैसे ही वो पानी पीता है यहाँ पर वो बेहोश हो जाता है। दूसरा हम यहाँ पर उस मासे को देखते हैं जो कि एक चेन स्मोकर होता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसने ग्रैंडमा को पोजेस कर लिया था और हिप्नोटाइज, जिस वजह से ग्रैंडमा सिर्फ एक ही चीज़ बार बार रिपीटेशन में बोले जा रही थी। और यहाँ पर वो आके कहने लगता है कि फाइनली मैं तुम्हारी फैमिली के साथ में बदला ले पाऊंगा। एंड हम अचानक से लियो को यहाँ पर सिया के साथ में देखते हैं, जहाँ पर वो सिया को बार बार रैनन के नाम से पुकार रहा था और वो उसके साथ मेकआउट भी कर रहा था। इसके बाद में यहाँ पर जब रैनन उसके साथ में होती है तो फिर लियो को एक बुरा सपना आने लगता है और वो अचानक से उठ जाता है और रैनन कहती है कब से मैं तुम्हें उठाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन तुम तो उठ ही नहीं रहे थे।
दूसरा यहाँ पर हम सिया के मॉम डैड के चिल्लाने की आवाज़ देखते हैं। उसके डैड उसके मामा बेटे से कंफर्म करते हैं कि क्या सच में ऐसा नाटक हमें करना होगा, क्योंकि हमारी लाइफ, हमारी कंपनी, सब कुछ दांव पर लग सकती है। उसकी मॉम कहते हैं कि हम पर भरोसा करो और जैसा कहा है वैसा करते जाओ। इसके बाद में उसके सारी फैमिली मेम्बर्स नीचे आ जाते हैं, जहाँ पर उसकी मॉम डैड गुस्से में उसे वो तस्वीर दिखाने लगते हैं जहाँ पर वो और उसकी बेटी एक साथ में थे। और यहाँ पर सिया रोने का नाटक करने लगती है। तो फिर ग्रैंडमा यहाँ पर लियो से ही सारी सच्चाई कहने के लिए बोलती है और लियो कह देता है कि मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ कि आपकी कोई भी चाल किसी काम नहीं आने वाली और मेरी एक इकलौती वाइफ है और वो है यहाँ पर रैंडन। यहाँ पर वो गुस्से में आकर उन सभी को वहाँ से भगा देता है क्योंकि वो अपनी ही चालें चल रहे होते हैं। दूसरा यहाँ पर वो रैंडन को अपने आप पर विश्वास करने के लिए कहता है और बोलता है कि मैं तुम्हें प्रूफ भी दे सकता हूँ, लेकिन रैंडन बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तुम पर पूरा ट्रस्ट करती हूँ। इसके बाद में सिया और उसके फैमिली मेम्बर्स हॉस्पिटल चले जाते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने के लिए और तो सिया प्रेग्नेंट भी निकलती है। यहाँ पर मन में कहने लगती है कि यंग मास्टर तो कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट है। इसके बाद में यहाँ पर हम घर का सीन देखते हैं जहाँ पर रैंडन थोड़ी सी इनसिक्योर हो रही थी। ये सोचते कि तुम तो बहुत रिच हो, क्या पता तुम एक दिन मुझे छोड़ दो। यहाँ पर बंदूक कहता है कि तुम्हें और मैं छोड़ूंगा, ऐसा कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। फिर यहाँ पर वो उसे बेड पर लेटा देता है जहाँ पर वो उसे किस करने लगता है। इसके बाद में हम यहाँ पर लियो और रैंडन को देखते हैं जो हॉस्पिटल में चेकअप करने के लिए होते हैं, लेकिन बहुत सारे रिपोर्टर्स होते हैं जो उसके बारे में अफवाह फैली होती है वो पूछने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर वो उन लोगों को इग्नोर करते हुए अपने रूम में चले जाते हैं जहाँ पर वो सिया को पाते हैं और यहाँ पर सिया उन्हें अपने बच्चे के बारे में बताने लगती है। तो फिर लियो पूछता है कि तुम्हारे पास प्रूफ क्या है और इसकी मॉम कहने लगती है कि हमने ऑलरेडी DNA रिजल्ट निकलवा चुके हैं। फिर यहाँ पर रिजल्ट्स लेकर आ जाती है जहाँ पर रैंडन को गुस्सा आ जाता है, वहाँ से चली जाती है। तो फिर लियो कह देता है कि ठीक है, अब गलती की है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी ही पड़ेगी। फिर यहाँ पर वो सिया को और उसकी फैमिली को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर वो सिया को सेम कार में नहीं बैठाता और उसके दूसरे कार में बैठा देता है। दूसरा यहाँ पर रैंडन पूछते कि आखिर तुम्हें पक्का पता था कि वो लोग DNA टेस्ट करने वाले थे। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि लियो को पहले से सारी सच्चाई पता होती है। फिर वो रैंडन को भी बताने लगता है कि ग्रैंडमा ने कुछ दिनों पहले अपना CCTV फुटेज बाहर निकलवाया था जहाँ पर हमें कियन मार्क्सर की फ़ोटो सामने आई थी और वो वही इंसान है जो बचपन से लेकर अब तक हमारी फैमिली के साथ ग्रजेस लग रहा है और उसी की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। दूसरा हम देखते हैं कि उसका राइट हैंड इन्वेस्टिगेटर और लेफ्ट हैंड इन्वेस्टिगेटर उसकी पूरी फैमिली को किडनैप करके ला देते हैं और यहाँ पर वो लोग उसे टॉर्चर करने लगते हैं जहाँ पर फाइनली वो यंग मैन उन सभी के सामने आ जाता है। फिर यहाँ पर लियो जरा सा भी नहीं रुकता और वो उसे मारना शुरू कर देता है। इसके बाद में वो फाइनलाइज कर देता है कि वो इन लोगों को जेल भेज कर ही रहेगा। हालांकि उसकी फैमिली बहुत माफ़ी मांगते हुए कहती है कि इस बुढ़े आदमी के कहने पर हमने ये सब किया है, लेकिन यहाँ पर वो उसे कह देता है कि आप लोग इतने मैच्योर तो हो जो अपना दिमाग इस्तेमाल कर सकते हो, अब गलती की है तो सज़ा काटना ही पड़ेगा। जैसे ही वो लोग वहाँ से चले जाते हैं यहाँ पर तो लियो रैंडन को किसी करने लगता है। एंड इसके बाद हम सीधा 5 साल के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर रैंडन अपने बेटी एबी को लेकर हॉस्पिटल आई होती है और वो लोग यहाँ पर अपने डैडी का वेट कर रहे थे और इतने ही टाइम में उसका डैडी भी आ जाता है जहाँ पर वो लोग घर पर चले जाते हैं और तो उसका बेटा एबी बहुत मस्तीखोर होता है। उसका डैड लियो तो उससे बहुत ज़्यादा तंग ही आ गया था। जैसे ही एबी वहाँ से जाता है लियो यहाँ पर रैंडन को देखने लगता है। रैंडन पूछती है कि आखिर तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। लियो कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि सेकंड बेबी कर ही लेते हैं। एंड यहाँ पर वो उससे किस करने लगता है। फिर इसी सीन के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।